Hello, Namaskar. My name is Nalin. Welcome to this class. Today we have the lecture 3 of torts in front of us. तो लेक्चर 1 में हमने देखा था कि टॉर्ट क्या होता है, लेक्चर 2 में हमने देखा कि किस किस टाइप के हमारे पास डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं. तो आज हम देखेंगे कि किस किस टाइप के टॉर्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिनमें वो डिफेंसेस जो हमने पढ़े थे वो अप्लाई हो पाएंगे. तो अब इससे पहले हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं कि लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था. हमने देखा था नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में, जिसमें वी हैड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमने देखा था कि आपकी नेग्लिजेंस है या नहीं है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बट यू कैन टेक अप सम डिफेंसेस. एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में वी हैड नो डिफेंसेस अवेलेबल. ओके, सो दिस इज़ इन ब्रीफ. फिर जनरल डिफेंसेस में हमने 8 डिफेंसेस देखे थे. आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट देम ओवर हेयर, आप सभी को याद होने चाहिए वो, ठीक है. उनको आप एक बार अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स और किस टाइप की हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं. तो डिफेंसेस तो जनरल डिफेंसेस थे कि पूरी आपकी लाइबिलिटी कैसे उससे ख़त्म की जा सकती है, बट ये जो है रेमेडीज़ हैं कि आप क्या क्या रेमेडी ले सकते हैं अगर आपके साथ कोई टॉर्ट हुआ है. तो सबसे पहला टॉर्ट आता है नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस का मतलब कि गैर जिम्मेदारी कह लीजिए, कि किसी ने आपके साथ कोई चीज़ गलत करी इन द फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस. उन्होंने नेग्लिजेंसी के साथ आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन है, इज कमिटेड व्हेन द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ. हमने डिस्कस किया था कि लॉ में हमारे पास राइट्स होते हैं, तो जब किसी के पास राइट होता है तो किसी और की ड्यूटी होती है. तो यहाँ पे जो है नेग्लिजेंस में किसी की ड्यूटी होती है टुवर्ड्स अ पर्सन. तो यहाँ पे जिसकी तरफ ड्यूटी होती है दे आर द प्लेंटिफ, एंड जिनकी ड्यूटी होती है दे आर द डिफेंडेंट. एंड सच ड्यूटी इज देन वायोलेटेड. तो ऐसी ड्यूटी जो उनको निभानी थी वो उसको वायलेट कर देते हैं, ठीक है. दे डू अ रॉन्ग ओवर हेयर एंड विच कॉजेज डैमेज टू द प्लेंटिफ, ठीक है. तो क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कि एक ड्यूटी होनी चाहिए और ये ड्यूटी वायलेट होनी चाहिए, और इस वायलेशन की वजह से डैमेजेस भी होना चाहिए थे. ये आप लेक्चर 1 में अगर याद करेंगे, जो हमने एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट देखे थे, उसमें भी आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी, ठीक है. इसमें आते हैं हम केस में, डोनोह्यू वर्सेस स्टीवनसन. तो फैक्ट्स इस केस के कुछ इस तरीके से हैं कि एक व्यक्ति थे, वो रेस्टोरेंट में थे एंड दे वर हैविंग अ जिंजर बेयर. तो जिंजर बेयर वो अपने लेडी फ्रेंड के साथ थे, तो दे ही ऑफर्ड द जिंजर बेयर to his friend, and when she was drinking, so she thought that the taste was a little different, a little funny. So what she did was she poured out the contents into a glass, and then what came out shocked her. There was a decomposed body of a snail inside that bottle. अब इस टाइप की चीज़ को पीने से तो आपको पता ही है कि क्या होगा. So naturally she fell ill and then she sued the company. So what was held in this case was कि कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उनकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें वो इंश्योर करें कि उस सेफ्टी वाइज और हेल्थ के जो भी कंसर्न्स होते हैं दे आर लेड टू रेस्ट एंड इट इज़ सेफ फॉर कंजम्पशन. तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट द मैन्युफैक्चरर वॉज नेग्लिजेंट वाइल दैट ड्रिंक वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड. ओके, फिर हम आते हैं सेकंड पे, विच इज़ डेफेमेशन. तो डेफेमेशन आपको पता है, न्यूज़पेपर्स में बहुत चर्चा रहती है, फलाना ने फलाना को कुछ कह दिया एंड इट बिकेम स्कैंडलस थिंग. एंड कोर्ट में कभी कुछ चीज़ें कह दी जाती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक स्फेयर में कह दी जाती हैं. सो लेट्स सी व्हाट डेफेमेशन इज़. सो डेफेमेशन इज़ एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. तो रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन पे जो अटैक होता है उसको हम डेफेमेशन कहते हैं. अब व्हाट इज रेपुटेशन? तो रेपुटेशन इज नॉट व्हाट you think of yourself in your mind. I can think कि I am a very reputed man. I might be, but I could be wrong also. It is the collective opinion of the people around that person कि उनका क्या मानना है आपके बारे में, कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं. That is your reputation. So reputation means what is thought of a person by others and is constituted by public opinion. तो public opinion से जो है constitute किया जाता है कि reputation क्या होती है आपकी.
फिर द राइट टू रेपुटेशन इज इक्वल टू द राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। भाई आप ये देखिए, इस सोसाइटी में कहा जाता है कि इज़्ज़त कमाने में बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे जो है यही हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि इज़्ज़त गंवाई तो बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन कमाने में जो है सालों निकल जाते हैं। तो इसीलिए द राइट टू रेपुटेशन हैज़ बीन हेल्ड इक्विवेलेंट टू द राइट ऑफ लाइफ। तो अब जो है इसको भी हमने टॉर्ट बनाया है। इसमें हमारे पास क्रिमिनल डेफेमेशन भी हो सकता है और सिविल में भी हम इस कैटेगरी को ले सकते हैं। तो जब सिविल में लेते हैं तो फिर ये जो है टॉर्ट्स के अंडर में आता है, और क्रिमिनल में तो आईपीसी के अंडर जो है प्रोविजन है। So according to Salmon, the wrong of defamation consists in the publication of a false and defamatory statement. तो वो चीज़ गलत होनी चाहिए, झूठ होना चाहिए। अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आपने कोई ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया है विच इज़ अ फैक्ट, सो अ फैक्ट इज नॉट अ defamation because it is true, and a lie is a defamation because it is false. तो false होना चाहिए and defamatory statement concerning another person without lawful justification. तो lawful justification हो जाएगा तो फिर तो वो defenses में आ जाएगा कि भाई सच बोलना चाह रहे थे। अब सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई पब्लिक ऑफिसर का कोई पब्लिक में कंडक्ट हुआ है, उसके ऊपर किसी का स्टेटमेंट आता है जो कि फैक्चुअली करेक्ट है, सो इट इज़ नॉट डेफेमेटरी। बट अगर कोई कंडक्ट प्राइवेट में था और उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट आती है तो वो जो है विच इज़ अनट्रू, सो इट कुड बी डेफेमेटरी। Defamation is both civil and criminal wrong that we discussed. Libel and slander are its two forms. या libel भी कह सकते हैं। So libel और libel it means written. तो written words में जो आपने सपोज कोई पब्लिकेशन किया, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख दिया कि so and so person has done so and so thing and which is untrue, और इस टाइप का जो है उनमें बैक एंड फोर्थ चलता है, अगर उससे अगर किसी की रेपुटेशन को नुकसान होता है तो दैट वुड बी लाइबल। एंड स्लैंडर इज़ बाय स्पोकन वर्ड्स। सो जैसे कहते हैं कि स्टॉप स्लैंडरिंग। सो स्लैंडरिंग मीन्स कि आप स्पोकन वर्ड से जो है किसी को कोई चीज़ ख़राब कह रहे हैं, तो ये हमारा डेफेमेशन हो गया। फिर हम आते हैं ट्रेसपास पे। तो ट्रेसपास हमने देखा कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कोई विदाउट परमिशन जो है एंटर करता है तो उसको हम ट्रेसपास कहते हैं। मीन्स एन अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, सो इट हैज़ टू बी अनरीजनेबल। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है कई जगह आपने देख लिया होगा अनरीजनेबल, रीजनेबल, तो ये टॉर्ट में इसका यूसेज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि रीजनेबिलिटी एक ऐसा क्राइटेरिया है विच कैन ओवरकम अ लॉट ऑफ इश्यूज़। तो अगर आप रीजनेबल पर्सन की तरह रीजनेबल प्रोसेसेस यूज़ करके, रीजनेबल फोर्स यूज़ करके कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो वो मोस्टली जो है दे विल बी कवर्ड बाय द लॉ इन द सेंस दैट यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। तो यहाँ पे अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होना चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं थी, तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए इस टाइप से कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, दैट इज़ अनरीजनेबल, प्रोहिबिटेड बाय लॉ टुवर्ड्स अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। तो पर्सन के अगेंस्ट भी होता है ट्रेसपास और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होता है। तब आप बोलेंगे भाई पर्सन के अगेंस्ट कैसे हो सकता है, यू नो हाउ कैन यू स्टेप ऑन समबडी। सो इट इज़, तो लेट अस कंसिडर कि इज स्टेपिंग ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन अ ट्रेसपास? नो, दैट इज़ नॉट अ ट्रेसपास बिकॉज दैट इज़ बाय एक्सीडेंट। गलती से जो है, अब आप सपोज मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और यू नो यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू नो पीपल एंटर at a station and they stepped on your foot. So will you say that you have been wronged and then you will file a case against them? No, because that is by accident. अगर इस तरीके से हम जो interactions होते हैं इंसानों के, उनको अगर हम trespass मानने लगेंगे तो फिर तो there will be no end to litigation and so that would not be very nice. ठीक है, तो person और property, तो अभी हम देखेंगे कि person के against कैसे होता है। तो land, तो प्रॉपर्टी में जो है लैंड के अगेंस्ट हो गया, गुड्स के अगेंस्ट भी होता है। ट्रेसपास टू पर्सन इज इन टू फॉर्म्स, बैटरी एंड असॉल्ट। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट दैट इज। ट्रेसपास टू लैंड इज द
अनजस्टिफाइड, सो नाउ अनरीजनेबल की जगह जो है अनजस्टिफाइड आ गया, विच अगेन हैज़ द सेम कॉनोटेशन. जस्टिफिकेशन आप जो है नहीं दे पाएंगे उस चीज़ का, तो वो जो है अनजस्टिफाइड हो जाएगा. इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ द लैंड. तो आपका आई एम इन दिस रूम, आई एम टीचिंग, and if somebody comes inside this room and obstructs with this ongoing class, so that is a trespass. Because it is an interference with the possession of this land. If I am in the possession of this room, that means I have the right to enjoy my possession right now, and my enjoyment of the possession right now is taking of this class, right? So that is how it goes. Then we have direct interference needs to be established while no harm needs to be shown before trespass is actionable. तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए अगर आप दूर से जो है परेशान कर रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ ट्रेसपास, दैट वुड बी न्यूसेंस. डायरेक्टली अगर आपने सामान भी फेंक दिया किसी की प्रॉपर्टी में, so that will also be considered a direct interference. You need not actually step inside that property. While no harm needs to be shown before a trespass is actionable. तो हार्म का होना ज़रूरी नहीं है. देखिए आपका लीगल राइट अगर इन्फ्रिंज हुआ है, सो दैट इज़ इनफ टू बी कंसिडर्ड कि ट्रेसपास हुआ है ऑन लैंड. देन वी कम टू ट्रेसपास टू पर्सन. इसमें हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, बैटरी और असॉल्ट. सो दिस बैटरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर इलेक्ट्रिकल बैटरी एंड केमिकल बैटरी. इट इज़ द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स. ओके, सो वॉलंटरी यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स विच इज़ डायरेक्ट or indirect against a person, it must not be accidental in nature. तो मैंने आपको बताया कि जैसे मेट्रो में अगर किसी ने आपके पैर के ऊपर अपना पैर रख दिया, so that is accidental, so that will not be included. बट यहाँ पे है कि physical force होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब actual touching of the body होना चाहिए, which would be direct or indirect. तो indirect का form होगा कि suppose you are in possession of a pet dog or a cat, and you let that animal loose on the other person, so that is the example of indirect interference. Okay, then assault. Assault और battery में छोटा सा difference है. Assault is that you have the apprehension that you are going to be physically coming under the force of that person directly or indirectly. तो assault में आपके पास apprehension होता है. It's a precursor to battery. बैटरी होने से पहले आपको अगर महसूस हो रहा है कि ये जो फोर्स हमारी तरफ आ रहा है, सपोज somebody is trying to punch you and the punch is going across, so when that punch is going across and you have this apprehension कि भाई अगर मैं नहीं हटा तो ये मेरे ऊपर ही आके लगेगा, तो ये जो है assault में इंक्लूड कर लिया जाएगा. If a person has apprehension of bodily injury or damage, then it is an assault. It can also be direct or indirect. ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्रीहेंशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमने देखा ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू पर्सन. फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स में न्यूसेंस. तो न्यूसेंस देखिए अभी ट्रेसपास में तो ये था कि यू हैव टू एक्चुअली स्टेप ऑन द प्रॉपर्टी. न्यूसेंस में है कि दूर से परेशान करने को जो है हम न्यूसेंस कहते हैं. सो इसके फ्रेंच ओरिजिन है इस वर्ड के, जो है न्यूईर एंड लैटिन नोसीर, which means annoyance और harm. तो annoy करने को जो है आप कह सकते हैं कि न्यूसेंस हो रहा है. पब्लिक न्यूसेंस भी होते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस भी होते हैं. तो पब्लिक न्यूसेंसेस जो होते हैं ये क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है. इनमें आईपीसी में जो है आपका प्रोविजन दे रखे हैं इसके लिए. और प्राइवेट न्यूसेंस जो है दे आर ओनली रिलेटेड टू पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. तो पब्लिक में इंटरफेयर्स विद द राइट्स ऑफ द पब्लिक इन जनरल एंड इज अ पनिशेबल ऑफेंस. तो फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ पैसेज वे, देर इज़ अ रोड, और वहाँ पे जो है somebody parks their big truck right in the middle of the road, which is a road जहाँ पे टू वे ट्रैफिक चल रहा है. तो यहाँ पे जो है पब्लिक के राइट ऑफ वे को अफेक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से ये पब्लिक न्यूसेंस में इंक्लूड हो जाएगा. आईपीसी के कौन से सेक्शन में? 268 में. प्राइवेट न्यूसेंस. तो इफ द न्यूसेंस कॉजेज इंजरी और डैमेज टू एन इंडिविजुअल or groups of individuals, it is called private nuisance. It is a tort and does not amount to trespass. तो देखिए हमने बताया कि nuisance is different from trespass because you do not actually have to step on to the property. Okay? और
दूसरा जो है यहाँ पे कि लिमिटेड तरीके से डैमेज हो रहा है. फॉर एग्जांपल आपके नेबर के घर में जो है एक पेड़ लगा हुआ है विच इज़ स्लाइटली पॉइजनस, और उसके जो ब्रांचेस हैं वो आपके प्रॉपर्टी में भी आ रहे हैं. एंड नाउ यू हैव अ पेट डॉग और कैट जो कि उस पेड़ की पत्तियों से एलर्जिक हैं और फिर उसको खा लेते हैं वो. तो ये जो है न्यूसेंस में आएगा कि जो है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे ऐसी कोई चीज़ लगा रखी है जो आपकी प्रॉपर्टी में आके आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, नुकसान क्रिएट कर रही है. कॉजेज इंजरी और डैमेज. तो डैमेज यहाँ पे जो है आपके पेट को जो नुकसान हुआ दैट विल बी द डैमेज ओवर हियर. फिर हम आते हैं नर्वस शॉक. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इट डज नॉट मीन इन द मेडिकल सेंस कि भाई आपके जो ब्रेन की नर्व्स हैं उनको डैमेज हो गया है, हाथ की नर्व्स को डैमेज हो गया. दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़. इट मीन्स कि आपके अंदर एक इस टाइप की फीलिंग आई दैट यू वर स्केयर्ड और यू वर इन अटर ऑ ऑफ व्हाट हैपेंड एंड यू कुड नॉट मूव फॉर एग्जाम्पल, और इससे जो आपको इनकन्वीनियंस हुई, सो दैट वुड बी कवर्ड अंडर नर्वस शॉक. तो इसका एक केस लॉ है, उसका नाम तो अभी जो है नहीं है मेरे सामने, बट आई विल गिव यू द फैक्ट्स. तो उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी थी, शी वॉज स्टैंडिंग नियर द रोड साइड. वहाँ से एक ट्रक आता है और जो आसपास की जो घर होते हैं एंड द ट्रक रैम्स इनटू दोज हाउसेज. So what happened? It shocked her so much that she fainted, right? So this is an example of nervous shock. तो यहाँ पे जो है कुछ हम words देखते हैं कि fear हो सकता है, sorrow, distress. It amounts to nervous shock. Now अगर आप बोलें कि कोई ऐसा statement आया किसी का कि वो statement देख के आपकी intellectual senses को बड़ा suffocation type सा लगा, या you were very affected, so that will not come under nervous shock. It has to have that physical effect also. Okay, it may be caused either by acts or words causing fright. So the physical response is important. Just a mental dissatisfaction or a moral turpitude जो है वो चीज़ें नहीं include होती हैं. तो टॉट्स तो हमने देख ली किस टाइप के होते हैं. फिर हम रेमेडीज़ में जो है देखते हैं. Damages. In the first class we discussed that we had what kind of damages? We had unliquidated damages. तो unliquidated मतलब कि the amount is not decided. The court will decide the amount based on the facts and circumstances कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. You will not demand कि सर हमें इतना चाहिए पैसा. नहीं, the court will decide. Okay? तो ये तो damages हो गए. फिर इंजंक्शंस आते हैं. तो इंजंक्शन जो है कोर्ट के ऑर्डर होते हैं जो कि दो फॉर्म में होते हैं. आई एम सॉरी अबाउट दैट. परमानेंट एंड टेम्पोररी. So you have these two kinds of injunctions which is permanent and temporary. तो permanent injunction में तो ये होगा कि जो भी आपको नुकसान हो रहा है डिफेंडेंट साहब की तरफ से, so that would be instantly halted till perpetuity. और temporary में होगा कि until further facts are discussed upon that immediate harm will be stopped. ठीक है. So for example कोई illegal construction कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे, तो that would be considered under trespass. तो you can obtain a temporary injunction for that कि भाई इसको रोका जाए तुरंत, इससे पहले कि हमारी प्रॉपर्टी को और डैमेज हो. सो आफ्टर इंजंक्शंस वी कम एट द स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो हमने जब ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी देखा था, सो वी सॉ कि कभी कभी हमारे पास जो पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो पोजेशन, उसका एग्जाम्पल ये भी होगा कि आपको पोजेशन से ही डिस्प्लेस कर दिया गया, यू हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. तो अगर ऐसा हुआ है तो यू कैन आस्क फॉर अ स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन. तो स्पेसिफिक मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जो आपका पोजेशन है वो वापस से रिस्टोर कर दिया. तो रेस्टिट्यूशन मीन्स टू रिस्टोर. ठीक है, ये आपका थर्ड रेमेडी हुई. फिर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज आती हैं, जैसे कि अगर आप सेल्फ हेल्प से अपनी ही जो है इच्छा से, अपनी पावर से आप कोई एक्ट कर पाते हैं, विच इज़ अगेन इट हैज़ टू बी रीजनेबल. So these remedies, they need to be reasonable. You cannot use an unreasonable amount of force. Okay? कोई आपकी प्रॉपर्टी पे आया, so you have the power to send them out without causing unnecessary harm. And then there is also this this option that if somebody leaves their chattel
on your property and they are grazing your grass and garden, whatever, so you have the power to keep that cattle under your control unless and until that other party they pay for your damages. तो ये जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज़ हो गई. फिर आता है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. तो अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है आपके लैंड पे, सो यू हैव द पावर टू स्टॉप इट इमीडिएटली. ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज़ थी हमारे पास. तो लास्ट क्लास में हमने जनरल डिफेंसेस देखे थे, सो दीज आर द रेमेडीज़ और वी सॉ द काइंड ऑफ टॉर्ट्स ऑल्सो. तो अब इनके कॉम्बिनेशन से जो है आपका केस जो है फॉर्म किया जाएगा एंड उसके हिसाब से कोर्ट आपको डैमेजेस अवॉर्ड करेगी. सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप. टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स में हमने देखा नेग्लिजेंस, कि भाई somebody owed a duty towards you and then they violated that duty, फिर कुछ डैमेज होता है आपको, सो वहाँ पे जो है नेग्लिजेंस कॉज हो जाता है. डेफेमेशन में आपके खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है या कोई रिटन वर्ड्स हो सकते हैं. इट कुड बी अ पिक्चर ऑल्सो, इट कुड बी एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर. तो वहाँ पे जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो आपकी रेपुटेशन को हर्ट करती है, एंड योर रेपुटेशन इज़ इक्विवेलेंट टू द राइट ऑफ लाइफ, राइट, योर राइट टू लाइफ, बिकॉज रेपुटेशन इज़ लाइफ. एज वी से एक अच्छी रेपुटेशन कमाने में ज़िंदगी निकल जाती है, राइट. सो डोंट फॉरगेट दैट लाइन. एंड देन वी हैव द ट्रेसपास. तो ट्रेसपास, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई आया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. If somebody is throwing stones at your property, that is indirect trespass, but it is still trespass. Nuisance, we saw public होता है, private होता है. तो public nuisance में हम जा सकते हैं IPC में कि भाई it is a crime because society at large is being affected if the right to way is being obstructed, for example. और private में कुछ लोगों का right infringe हो सकता है, एक particular person का हो सकता है, तो वहाँ पे आप torts में जाके remedy ले सकते हैं. Nervous shock we discussed. It is related to a physical response inside you in response to a stimulus. कोई words हो सकते हैं, कोई act हो सकता है इस तरीके का. ठीक है, तो physical response होना बहुत ज़रूरी है. Normal assault to your senses, for example, कि आपको बहुत ख़राब लग रहा है कोई चीज़ आपके सामने, that is not a nervous shock. The response needs to be physical. केवल ख़राब लगना is not enough. Then remedies we saw, ये आपके सामने है. डैमेजेस, इंजंक्शंस, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज एंड देन अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. अबेटमेंट का मतलब मैंने आपको शायद नहीं बताया. अबेटमेंट मीन्स टू स्टॉप, रोकना, उसको अबेट करना. ठीक है, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. सो दैट इज़ फॉर द लेक्चर 3 ऑफ टॉर्ट्स. आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.